नमस्कार विद्यार्थियों, लेसन नंबर 6 का ये पार्ट नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे कि पेरिस शहर की स्थापना किस तरह हुई थी। तो 1852 में लुई नेपोलियन थर्ड, ये नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा था। इसने खुद को क्या किया, सम्राट घोषित कर दिया। मतलब 1852 में फ्रांस का शासक कौन था? लुई नेपोलियन था। और इसने सत्ता संभालने के बाद पूरे जोश के साथ कार्य किया और इसने नए पेरिस का निर्माण का कार्य पेरिस बैरोन हौसमान को सौंपा। पेरिस हौसमान को ही पेरिस का नया निर्माता कहते हैं। इसे काम सौंपा गया। जो सिया का प्रीफेक्ट था, उसका नाम सुंदरता और व्यस्तता नाम पर एक पर्याय बन, मतलब हौसमैन उस जमाने तक फ्रांस के अंदर कितना वो सुंदरता की गारंटी वो बन चुके थे। मतलब जिस भी शहर को इसका काम मिलता, ये उस शहर को बहुत सुंदर ढंग से बनाया करते थे। तो 1852 के बाद 17 साल तक लगातार, मतलब देखो पेरिस का निर्माण है वो एक दिन में नहीं हुआ था। इसे अपने वर्ल्ड का सबसे सुंदर शहर मानते हैं पेरिस। उसका निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, 17 साल लगे थे। शहरों में सीधी सड़कें, चौड़ी सड़कें, बुलवेडर्स बोलते हैं, ऐसी रोड जहाँ क्या हो, छाया हो, और मैदान बनाए गए, बड़े बड़े पेड़ लगाए गए। 1870 तक पेरिस की सड़कों में 20% हौसमैन की योजना अनुसार काम हो चुका था। शहर में पुलिस तैनात की गई, रात में गश्त शुरू हुई, बस अड्डों और टोंटी के पानी का इंतजाम। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए लोगों की बहुत आवश्यकता थी। 1860 में प्रत्येक पाँच कामकाजी लोगों में से एक आदमी इस काम में लगा हुआ था। इस काम ने लगभग पेरिस में 3.5 लाख लोगों का घर उजाड़ दिया। पेरिस के कुछ संपन्न आदमियों को लग रहा था उनके शहर को दानवी ढंग में बदल दिया गया। उदाहरण के लिए 1860 में गोनकार्ड बंधुओं ने अपने लेखन में बताया कि वहाँ का जीवन एंड हो चुका है। बहुत सारे मान रहे थे ये शहर सड़कों का जीवन बन जाएगा, सड़कों को मार डाला है, सब बोला गया। 1866 में मेजो नियोवो ने अपने नाटक में कहा, एक बूढ़ा दुकानदार बोल रहा है, अब तो जरा सी सेल के लिए मीलों जाना पड़ता है। ऐसी पटरियां बना दी गई जो ख़त्म नहीं होती, एक पेड़, एक बेंच, एक खोखा, इस तरह ये शहर बना दिया गया। लेकिन बाद में जब क्या हुआ, जब ये शहर तैयार हुआ तो ये पूरे फ्रांस के लिए गौरव का विषय बन गया। यहाँ आप देख रहे हैं पेरिस का नक्शा जो हौसमैन द्वारा बनाया गया था, और यहाँ पास में आप हौसमैन का कार्टून जो बनाया वो देख रहे हैं कि किस तरह सीधी लकीरों का अतीला। ये प्रश्न आ सकता है, सीधी लकीरों का अतीला किसे कहते हैं? ये बोलते हैं हौसमैन को, कि इसने पूरे फ्रांस को लकीरों के सहारे बना दिया था। अब औपनिवेशिक भारत के बाहर, तो पश्चिमी यूरोपीय शहरों को उल्टा हमारे शहर इतने तेजी से नहीं फैले। भारत में वो शहरीकरण रफ्तार क्या धीमी थी। यहाँ केवल शहरों में 11% शहर ही रहा करते थे। यहाँ 3 शहरों को बोला गया है प्रेसिडेंसी शहर। प्रेसिडेंसी शहर कौन से होते हैं? वे शहर जो क्या हो, बहुउपयोगी किस्म के शहर हो, जहाँ बंदरगाह हो, वेयर हाउसेस हो, दफ्तर हो, सेना की छावनियाँ हों, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हों, लाइब्रेरी हो, उनको प्रेसिडेंसी शहर बोलते हैं। यहाँ बात करें मुंबई की, मुंबई में जहाँ 1872 में 6 लाख लोग थे, और वहीं ठीक 70 साल बाद यहाँ 15 लाख लोग हो चुके थे। इस पाठ पढ़ेंगे, देखिए मुंबई का विकास किस तरह हुआ। उससे पहले एक छोटा सा लेख पढ़ रहे हैं जो काली प्रशंस ने लिखा है कलकत्ता के बारे में। बोलते हैं, धीरे धीरे यहाँ अंधेरा होता है, अंग्रेजी जूतों और शांतिपुर के धारीदार मफलरों और शिमला की धोतियों की मेहरबानी से इसमें आप ऊंच नीच का फर्क नहीं करते। चर्रा नौजवानों की टोलियां हंसी ठट्टा करती है और अंग्रेजी में बात करती है, कभी इस दरवाजे पर कभी वहाँ दस्तक देती है। वे तब घर से निकले जब क्या है, बत्तियां जलने लगी थी, और उस समय घर लौटेंगे जो आटे की चक्कियां आवाज़ करेंगी। मतलब तो नौजवान लोग हैं वो घर से रात को निकलते हैं और वापस घर को पहुँचते हैं जब सुबह लोग उठते हैं। कुछ ने अपना चेहरा मफलरों से ढक लिया है, वे बैठे, अब उन्हें कोई पहचान था। इस शनिवार की शाम है और शहर में असामान्य भीड़ है। ये लेख लिखा है। चलिए बढ़ते आगे। बम्बई का विकास कैसे हुआ? बम्बई शुरुआत में 7 टापुओं का शहर था। 7 टापुओं का शहर से बोलते हैं, बम्बई को बोलते हैं। अब ये ब्रिटेन को कैसे मिला?
इस पर कंट्रोल था पहले पुर्तगालियों का। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सेकंड का क्या हुआ, शादी हुई। किससे हुई? पुर्तगाल की राजकुमारी से हुई। तो ये टापू उन्हें गिफ्ट में मिला था, दहेज में मिला था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पश्चिमी भारत के सबसे मुख्य बंदरगाह सूरत से अपना बंदर कहाँ ले आए? बम्बई ले आए। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो राज था वो सूरत से निकाल कर कहाँ ले आए? बम्बई ले आए। उस ज़माने की बम्बई देखो किस तरह की थी, टापुओं में फैला हुआ शहर था ये मुंबई। शुरू में मुंबई का महत्व गुजरात से आने वाले कपड़ों के निर्यात के लिए था। 19वीं सदी में यहाँ मुंबई एक बंदरगाह के रूप में विकास हुआ और यहाँ से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल भी जाने लगे। धीरे धीरे पश्चिमी भारत का ये बहुत बड़ा शहर बन गया। अब इस शहर में रोजगार। अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद मुंबई को मुंबई प्रेसिडेंसी शहर बना दिया गया। इसके बाद शहर फैलने लगा। यहाँ कपास और अफीम के साथ साथ बहुत सारे व्यापारी कारीगर भी आने लग गए। 1930 में बम्बई का मानचित्र, जहाँ आप देख सकते हैं 7 टापुओं की ज़मीन को किस तरह जोड़ा गया। बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल कब लगाई गई? 1854 में बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगाई गई। और यहाँ बाद में देखें तो भाई यहाँ बहुत सारी मिलें खुल गई। लगभग यहाँ 1.5 लाख के आसपास लोग काम किया करते थे। और यहाँ महिलाओं की संख्या जो थी वो 23% थी मजदूरों में। इसके अलावा देखते हैं बहुत सारे अन्य कार्यों में महिलाएं पुरुषों का हाथ बंटाया करते थे। 20 सदी के बहुत साल बीतने के बाद भी भारत के समुद्र व्यापार में बम्बई का दबदबा आज बना हुआ है। बम्बई शहर 2 मुख्य रेल नेटवर्क का जंक्शन है। रेलवे कारण शहर में आने वालों को सुविधा होने लगी। कच्छ के सूखे इलाकों से लोग व्यापार के लिए, काम के लिए मुंबई आने लगे। 1898 में प्लेग की बीमारी फैली तो मुंबई में आने लगे लोगों को वापस भेज दिया गया। अब पढ़ते हैं आगे। आवास और पड़ोस। मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर था। 1840 तक लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज, मुंबई में 9.5 वर्ग गज था। 1872 में लंदन प्रति मकान औसत 8 आदमी रहा करते, वह मुंबई में 20 आदमी रहा करते। आप तुलना देखिए मुंबई की लंदन की तो ध्यान पड़ेगा मुंबई कितना बड़ा शहर था उस ज़माने के अंदर। मकानों के बीच में बाग बगीचे फैले हुए थे। फोर्ट एरिया में कुछ ज़्यादा थी बगीचे थे। फोर्ट एरिया शहर का मुख्य केंद्र था, जहाँ एक हिस्से में नेटिव और दूसरे में गोरे लोग रहा करते थे। आबादी के उत्तर में यूरोपीय उपनगर और उद्योग पट्टियाँ बन रही थी। दक्षिण में उपनगरीय आबादी और एक छावनी बन रही थी। मुंबई में आवास की बहुत बड़ी समस्याएं हो चुकी थी। आप इस फोटो में देखिए, जो टाटा है उनका 1887 में जो हवेली बनाई गई थी उसको अंदर से दिखाया गया। यूरोपीय अमीरों और अफसरों की तरह मुसलमान, पारसी, उन व्यापारी, उद्योगपति भी लंबे चौड़े बंगले में रहा करते। इसके अलावा विपरीत मुंबई की 70% लोग चोल में रहा करते। मजदूरों को काम पर पैदल जाना पड़ता। 90% मजदूर गिर गांव नामक मील गांव में रहा करते। ये गिर गांव को मील गांव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगभग मीलों से 15 मिनट की दूरी पर था। मतलब ये गांव उसमें फेमस हो गया मील गांव के नाम से, कारण क्या था, इस गांव में लगभग मजदूर वर्ग ही रहा करता था। मुंबई की चोल बहुमंजिला इमारतें थी, जहाँ शहर की नेटिव विस्तीर्ण इमारत कम थी। 1860 में इस तरह इमारतें बनने। लंदन के टेमेनेट्स की तरह यहाँ मकान कोई मोटे तौर पर नहीं समझते। बाहर से आने वालों को आवास जरूरत पूरा करने के लिए व्यापारी, महाजन और ठेकेदारों से इस तरह की इमारतें बनवाया करते। प्रत्येक चोल में कमरों कतारें थी। कमरों के अंदर अलग अलग शौचालय नहीं थे। एक टेनमेंट में एक साथ कई परिवार रहा करते। मतलब एक बाहर से एक थी, अंदर क्या है वो सभी परिवारों को एक एक कमरा मिला करता था। ये हालात थे उस ज़माने में मुंबई के अंदर। 1901 की जनगणना अनुसार टापू की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा एक कमरे वाले टेनमेंट्स में रहा करता है। मतलब हर कमरे में 4 या 5 आदमी। कमरों का भाड़ा अधिक था, इसलिए कई मजदूर मिलकर एक कमरा लिया करते थे। वह या तो अपने रिश्तेदार साथ या अपनी जात बिरादरी के मजदूर साथ रहा करते। गंदे गटर, नालियाँ, भैंसों के तबेले नज़दीक होने का
लोग कमरों की खिड़कियां बंद ही रखा करते थे। नलकों पर अपनी बारी के चक्कर में लोग सुबह को अक्सर झगड़ा करते थे। मतलब पानी के लिए यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी। जगह साफ क्यों नहीं की जाती। आर्थर कोप ये कौन थे, इसका प्रश्न बनता है। ये बम्बई का पहला नगर निगम आयुक्त था। ये 1865 में से बम्बई का पहला नगर निगम आयुक्त बनाया गया। इन्होंने कई खतरनाक पेशों को दक्षिणी मुंबई से बाहर रखने का प्रयास किया। उन्होंने बताया किस तरह बिल्डर और उद्यमी अपने जगहों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इंस्पेक्टर को रिश्वत देते हैं, भले ही इससे क्या हो, प्रदूषण बढ़ जाए। केशव नायक नामक रंग साजों को वापस उनके पुराने क्वार्टर में ले आया है। मैंने उससे पनिशमेंट दिया लेकिन उसको पता नहीं लगी। केशव नायक ने पानी की तरफ पैसा लगाया। जानने मन डॉक्टरों ने कसम खाई कि रंगाई के कड़ाहों से सेहत को फायदा होता है। मतलब यहाँ केशव नामक व्यक्ति जो रंग का कार्य करता है, कलर का, जब उसको पकड़ा गया तो उसने वकीलों को इतने पैसे दिए कि वकीलों ने कोर्ट में सिद्ध कर दिया कि उसके कड़ाहों से जो गंदे रंग बाहर निकलता है उससे सेहत को नुकसान नहीं होता। इस घटना को देख जर्मनी की ताकत कंपनी प्रभात देवी मंदिर के पास रंगाई की कंपनी खोल दी। गंदा पानी खाड़ी के पानी में मिल जाता। सच तो ये है कि भैयों, दासों, सैन्य ब्राह्मणों तमाम ने जहाँ मन किया वहाँ कपड़ा और धागा के कारखाने खोल दिए। मसलन बाईकुला क्लब के पास, रेस कोर्स पर, कमाटीपुर में, खेतवाड़ी में, गिरगांव पर और चौपाटी में। इस तरफ ध्यान रखना चाहिए भाई। औपनिवेशिक अफसर अंग्रेजों ईमानदार और हिंदुस्तान भ्रष्ट, अंग्रेजों प्रदूषण और पर्यावरण की फिक्र करने वाला हिंदुस्तान ऐसे मुद्दे बेपरवाही हमें दिखाई पड़ती है। अब देखो भाई वहाँ टेम्परेचर का घर के भीतर जगह कमी कारण लोग खाना खाने, पकाने, कपड़ा धोने, सोने के लिए सड़कों उसके आसपास का स्थान का उपयोग करते थे। जहाँ खाली स्थान मिलती वहाँ शराब की दुकानें और अखाड़े खुल जाते हैं। सड़कों पर अलग अलग प्रकार के मनोरंजन हुआ करते थे। उस जमाने की याद करते पार्वती बाई कहती है हमारी 4 चोलों के बीच एक खुला मैदान जहाँ कभी बाजीगर, मदारी, कलाबाज करता दिखाने आया करता। वहाँ नंदी बिल देखने लोग आया करते। मैं कड़क लक्ष्मी से डरती। कड़क में मुर्गा होता है। जब वह 2 रोटी खुद अपने बदन पर कोड़े बरसाती तो वह जरूर काम होती है। चोल में रोजगार और हड़तालों और दंगों और प्रदर्शनों के बारे में लेन देन का काम भी चला करता। मीलों के आसपास बस्तियों में जाति कुटुंब का मुखिया गांव प्रधान जैसी हैसियत रखा करते थे। कई मील मजदूरों को ठेकेदार ही मोहल्ले का नेता होता और वही उनके झगड़ों आदि का फैसला भी किया करता। दबे कुचले वर्गों के लिए मकान का इंतजाम करना मुश्किल था। बहुत सारे चोलों में मुसलमान और नीच जातियों को मकान नहीं मिलता। उन्हें अक्सर नालीदार चादरें और पत्तों या बांस के बने झोंपड़ों में रहना पड़ता। अगर लंदन में नगर निगम काम देखें तो वहाँ सामाजिक क्रांति का बह शुरू से था। बम्बई में काम प्लेग की महामारी के डर से हाथ लिया गया। 1898 के अंदर बम्बई में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। उसे काम दिया गया शहर के बीचों बीच से गरीबों के मकान को उठाने का। उन्होंने 64,000 लोगों को आवास से शुदा हाथ न पड़ा और इनमें से 14,000 को दोबारा मकान दिया गया। 1918 में किराया कानून पास किया गया और इसमें यह फैसला किया गया भाई उसमें किराए पर कंट्रोल लाया जाएगा, परंतु मकान मालिकों ने मकान किराए पर बंद कर दिया। इससे दोबारा से मकानों की किल्लत हो गई। बम्बई का विस्तार हमेशा समस्या रहा है। उस जमाने की चोल आप देख सकते हैं फोटो के अंदर। 2 यहाँ वर्ग आए देखो भाई। पहला दबा कुचला वर्ग, ऐसे लोग जिनके लिए जाति व्यवस्था निम्न जाति या अछूत माना गया वो होते हैं दबे कुचले लोग। भूमि विकास क्या होती है? दलदली और डूबी हुई जमीन को रहने लायक बनाना भूमि विकास कहलाता है। अब बम्बई में भूमि विकास, तो बम्बई में ये काम आरंभ हुआ था 1784 में भूमि विकास का। बम्बई के गवर्नर कौन थे उस समय? हॉर्नबी। उन्होंने विशाल तटीय दीवार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी ताकि शहर में क्या नहीं आए, पानी नहीं आए। और बहुत सारी तब से भूमि विकास योजना चलाई जा चुकी है। 19वीं सदी मध्य में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और ज़्यादा जमीन अवस्था हुई तो सरकार और कंपनियों ने दोनों और की नई योजना बनाई ताकि और ज़्यादा समुद्र भूमि को इस्तेमाल के योग्य बना सकें। निजी कंपनियां भी जोखिम उठाने तैयार थी। 1864 में मालाबार हिल से कोलबा के आगे छोर तक पश्चिमी तट को विकसित किया गया। इस ठेका दिया गया बैक रिक्लेमेशन कंपनी को। ये कंपनी ज़मीन को तैयार करती थी और समुद्र के पानी को वहाँ से दूर करके वहाँ पर रहने लायक ज़मीन बनाती हो।
भूमि विकास के अक्सर मुंबई के आसपास की पहाड़ियों को सपाट किया था। भारी लागत के कारण 1870 अधिकतर कंपनियां बंद हो चुकी थी। तब तक शहर का विकास 22 वर्ग किलोमीटर हो चुका था। बम्बई में आबादी बढ़ रही थी, जमीन के हर टुकड़े को घेर लिया गया, अधिक से अधिक जमीन को विकसित किया गया। एक सफल भूमि विकास कार्यक्रम बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आरंभ किया गया 1914 से 18 के बीच में। इस जमाने में 22 एकड़ भूमि को तैयार किया गया। यह भूमि आज मुंबई की मशहूर कौन सी है? मरीन ड्राइव है, जो बोलते हैं। ये 1914 से 18 के बीच में आरंभ किया गया मरीन ड्राइव। इसकी आप फोटो देख सकते हैं। इसको आप बहुत सा आपने फिल्मों में देखा होगा, मरीन ड्राइव को आपने। यह कोलबा कोजवे, जहाँ ट्रामे को गाड़ी खींच रहा है, घोड़ा खींच रहा है। मतलब ट्रामे होती है, ट्रेन होती है जो सड़कों के बराबर पटरियाँ वहाँ चलती है। ठीक है। अब है सपनों का शहर मुंबई, सिनेमा और संस्कृति। मुंबई को मायापुर कहा गया है। मुंबई की बहुत सारी फिल्में यहाँ पर आने वाले लोगों की मुश्किलों को बताती है। फिल्म CID के अंदर नायक का दोस्त होता है, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये मुंबई में जान। और फिल्म गेस्ट हाउस में जिसका जूता उसी के सिर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह तेरी मुंबई। मुंबई फिल्म उद्योग कब आया? हरिचंद सखाराम भाटवाड़ेकर ने 1896 में बम्बई के हैंगिंग गार्डन में कुश्ती के मुकाबले को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। इसी को भारत की पहली मूवी कहा गया है। हरिचंद सखाराम भाटवाड़ेकर ने 1896 के अंदर बम्बई के एक गार्डन में कुश्ती का मैच हो रहा उसको रिकॉर्ड किया, उससे ही भारत की पहली मूवी माना गया है। उसके बाद दादा फाल्के ने राजा हरिचंद्र नाम से फिल्म बनाई 1913 में। 1925 तक भारत की ये राज बन गई थी फिल्मों के अंदर, और यहाँ पूरे देश के लिए फिल्मों का निर्माण हो रहा था। 1970 से आते आते यह फिल्म उद्योग में काम करने वाले लोग लगभग 5.25 लाख लोग हो चुके थे। फिल्म उद्योग में काम करने वाले लोग अधिकतर लाहौर, कोलकाता, मद्रास से, इन 3 सारी जगहों से आए लोगों के कारण ही फिल्म उद्योग का विकास राष्ट्रीय रूप में हो सका। लाहौर से लोगों ने हिंदी फिल्म उद्योग को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमन चुगताई, असित मंटो जैसे कलाकारों और राइटर्स ने हिंदी सिनेमा से जुड़े। वो अब यहाँ हम बात करेंगे ली कुआन येव का सिंगापुर को सबसे कामयाब, अमीर और सुनियोजित शहर माना गया है। 1865 तक ये दक्षिण के एशिया के लगभग देशों जैसे था। यहाँ 1822 के नियोजन का तत्व नहीं था, लेकिन यहाँ श्वेत बस्तियों को योजना के हिसाब से बसाया गया था। 1965 जब यहाँ सरकार बनती है पीपुल एक्शन पार्टी की, तो इसका हेड होता है ली कुआन येव। इसने मुंबई को, इसके नेतृत्व में मुंबई के सिंगापुर क्या हुआ, आज़ाद हुआ। उसके बाद सिंगापुर के अंदर आवास कार्यक्रम आरंभ किया गया और उन्होंने इस द्वीप का चेहरा ही बदल दिया। इस सरकार ने लगभग 85% लोगों को मकान दिए और इन्हें जनता का समर्थन मिला। इन्होंने बहुत सी योजनाएं बनाई, बड़े बूढ़ों को उनको परिवार से बसा दिया, सामुदायिक कार्यक्रम चलाए गए और बहुत सी इमारतों में खाली मंजिलें भी छोड़ी गई। शहर में लोगों को आने पर नियंत्रण रखा गया। चीनी, मल्ले, भारतीय, इन तीनों समुदाय के बीच नस्लीय टकराव को रोकने के लिए समाज संबंधों पर नजर रखी गई। और 1986 में राष्ट्रीय दिवस के भाषण में कुआन येव ने कहा है, अगर हमने निहायत निजी मामले दखल नहीं दिया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। आप पड़ोस कौन रहता है, आप कैसे जीतते हैं, आप शोर नहीं करते, आप कहाँ थूकते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, हम तय करते हैं क्या सही है क्या सोचते हैं, इसकी परवाह नहीं है। हाल सिंगापुर लोगों को बहुत सुविधा मिली, लेकिन कुछ लोग मानते हैं आज भी उनके शहर में जीवंत और चुनौतीपूर्ण राजनीति संस्कृति अभी भी नहीं है। अब है शहर और पर्यावरण। जहाँ भी शहर फैल रहे हैं वहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचा है। हम मानते हैं बहुत से शहरों को बनाने के ज़मीन को समतल किया गया, कचरा गंदगी फैली है। 19वीं शताब्दी इंग्लैंड घरों और कारखानों में कोयले के बड़े पैमाने पर यूज किया गया। इससे पर्यावरण समस्या ही बहुत सारी चिमनी निकलने में काला धुआं, इसने भी नुकसान पहुँचा। लोग मजाक कहने लगे। थोड़े दिन बाद इन शहरों के लोग मानेंगे कि आसमान क्या होता है, मटमैला होता है, एक व्यंग्य किया गया आसमान पर, और पेड़ पौधे क्या होते हैं, काले होते हैं। लोग मान लगे थे कि शहरों पर स्याही की ओर छाया हुआ है, जिससे लोगों को गुस्सा आता है, धुएं से बीमारियां फैलती, कपड़े गंदे रहते हैं। जब लोगों ने पहली बार हवा को साफ करने की मुहिम छोड़ी तो इन समस्याओं से निपटने के लिए कानूनी रास्ते को आजमाने का निश्चय किया। यहाँ हम देख रहे हैं 1817 पिक्चर है, इसमें लंदन को धुआं युक्त शहर दिखाया गया है।
मशीनों में सुधार के लिए पैसा खर्च करने तैयार थे। 1840 में डर्बी, लीड्स, मैनचेस्टर जैसे शहरों में धुएं पर काबू पाने के लिए कानून बनाए गए। कानून धुएं मापना नगर मुश्किल था। कारखाना मालिकों ने अपनी मशीनों में बदलाव किया, धुएं पर कोई असर नहीं पड़ा। 1847 और 53 में धुएं को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए गए। कोलकाता का भी वायु प्रदूषण का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ के लोग 12 महीने धूल भरी मटमैली हवा खाते हैं। जाड़ों में समस्या और बढ़ जाती है क्योंकि कलकत्ता दलदली जमीन बसा हुआ है, इसलिए वहाँ कोहरा क्या होता है, अधिक होता है। वहाँ बढ़ती आबादी गोबर के उपले लकड़ी के ईंधन पर आश्रित थी, परंतु प्रदूषण का इससे बड़ा स्रोत कारखाने थे। 1855 में यहाँ शुरू हुई रेलवे ने एक और खतरनाक प्रदूषण तत्व रानीगंज से आने वाला कोयला भी सामने आ गया। इस कोयले में राख अधिक होती है, जिसमें यहाँ समस्या बढ़ गई। गंदे कारखानों को शहर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी याचिकाएं लगाई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है, कोलकाता भारत का पहला शहर था जिसने 1863 में धुएं को रोकने के लिए कानून बनाया। 1920 में टोलीगंज की चावल मिलों में कोयले की बजाय धान की भुस्सी जलाने लगी, जिसके कारण आस पास लोगों को शिकायत होती है, हवा में कालिक बढ़ती है जो सुबह शाम बरसती रहती है। यहाँ रहना मुश्किल है। बंगाल स्मोक नॉइस कमीशन के निरीक्षकों ने यहाँ जांच की और धुएं पर काबू पाने का कहा, लेकिन क्या है, काबू पाना क्या था, मुश्किल था। निष्कर्ष, तमाम समस्याओं के बावजूद शहर के लोगों को हमेशा लोगों को जोड़ता है। यहाँ नए नए मौके होते हैं। इस पहाड़ हमने देखा भाई, जहाँ भगवान भी कहते हैं शहर पर आकर के घूमते हैं। तो शहरों को अब लोगों ने अपना घर बना लिया है। इस तरह अपने पाठ पूरा हो चुका है। इसके प्रश्न उत्तर अपने कल करेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ऐसे पाठ पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।